नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज हम बात करेंगे वेटनरी फार्माकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के बारे में। और आज का अपना टॉपिक रहेगा, एक तो औषध विज्ञान से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, और एक शरीर के विभिन्न तंत्रों पर प्रभाव डालने वाली जितनी भी औषधियाँ हैं ना, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, रूमिनल किण्वन को कम करके गैस उत्पादन को कम करने वाली औषधियाँ कहलाती हैं। तो क्या बोलते हैं उनको, यानी कि ऐसी औषधियाँ जो रूमिनल किण्वन को कम करती हैं। अब देखिए जब रूमिनल किण्वन कम होगा तो गैस उत्पादन भी कम होगा। ठीक है, तो ऐसी औषधियों को बोलते हैं एंटी जाइमोटिक। और एंटी जाइमोटिक औषधियों को कब देते हैं हम, आफरा के उपचार में देते हैं। ठीक है, देखिए इनको भी देख लेते हैं। कार्मिनेटिव क्या होती हैं, तो कार्मिनेटिव ऐसी औषधियाँ होती हैं जो शरीर से गैस को बाहर निकालती हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक क्या होती हैं, एनाल्जेसिक वे औषधियाँ होती हैं जो दर्द को ख़त्म करती हैं। और एंटीपायरेटिक वे औषधियाँ होती हैं जो बुखार को कम करती हैं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, औषधियाँ जो जानवर के शरीर से गैस को बाहर निकालने का कार्य करती हैं तो क्या कहलाती हैं, वो कार्मिनेटिव कहलाती हैं। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मेलोक्सिकैम का कार्य है। मेलोक्सिकैम क्या है, मेलोक्सिकैम एक दवाई है। क्या है, दवाई। और कौन सी दवाई है, NSAID। NSAID का मतलब होता है नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि ऐसी औषधियाँ जो दर्द, सूजन और बुखार तीनों को कम या ख़त्म करने का कार्य करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, NSAID बोलते हैं, जिसका उदाहरण है एक मेलोक्सिकैम। ठीक है, तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, एक तो दर्द को ख़त्म करती है यानी कि एनाल्जेसिक की तरह काम करती है, एक बुखार कम करती है यानी कि एंटीपायरेटिक की तरह काम करती है, और एक सूजन को कम करना यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह कार्य करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से NSAID का उदाहरण है। देखिए जितने भी हम पेन किलर काम में लेते हैं ना, ये सभी NSAID के उदाहरण हैं। तो देखिए जिसमें पैरासीटामोल हो जाएगी। अब पैरासीटामोल का मतलब क्या समझते हैं, यही समझते हैं कि ये बुखार में काम करती है, जबकि ऐसा नहीं है। पैरासीटामोल होती है ना, वो दर्द, सूजन और बुखार तीनों में काम करती है, लेकिन इसका जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है ना, वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसको जनरली काम में लेते हैं, वो किस में लेते हैं, बुखार में काम में लेते हैं। तो NSAID का उदाहरण निमोसिलाइड हो जाएगा और फ्लूनिक्सिन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन है, NSAID का कार्य नहीं है। तो बताइए कार्य, मैंने बताया आपको तीन कार्य होते हैं, एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी हो जाएगा, है ना, एंटीपायरेटिक हो जाएगा, एनाल्जेसिक हो जाएगा। तो कार्य कौन सा नहीं है, एस्ट्रिंजेंट नहीं है। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है यानी कि जो त्वचा होती है ना, त्वचा पर प्रोटीन का जमाव करके रक्तस्राव को रोकने वाली औषधियाँ होती है। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिजैविक की श्रेणी में नहीं आता है। प्रतिजैविक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका आंसर बताइए। प्रतिजैविक की श्रेणी में नहीं आता। देखिए प्रतिजैविक क्या होते हैं आप समझिए। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वे औषधियाँ होती हैं जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती हैं और सूक्ष्म जीवों के खिलाफ कार्य करती हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो देखिए पेनिसिलिन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होती है ना। ठीक है, जो कि क्या है, कवक है, और कवक क्या सूक्ष्म जीव है। जेंटामिसिन माइक्रोस्पोना, है ना, परपुरिया से प्राप्त होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राइसियस से प्राप्त होती है। तो देखो जो सल्फाडाइजिन है ना, ये सल्फाडाइजिन ये एंटीबायोटिक का उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है, ये एंटी बैक्टीरियल का उदाहरण है। एंटी बैक्टीरियल का उदाहरण है, यानी कि जो सल्फाडाइजिन है ये एंटीबायोटिक से प्राप्त नहीं होती है, ये होती है क्लेविसेप्स नामक परपुरिया, क्लेविसेप्स परपुरिया से प्राप्त होती है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव से प्राप्त नहीं होती। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए सातवां क्वेश्चन देखिए, फफूंदी एवं सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाने वाली औषधि जो जीवाणु को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करती है। तो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त हो रही है, क्या बोल देंगे, एंटीबायोटिक बोल देंगे। ठीक है, और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त नहीं होती और सूक्ष्म जीवों के यानी कि जीवाणु के खिलाफ कार्य करती, तब उसको क्या बोलते हैं, एंटीबैक्टीरियल बोलते हैं। ध्यान रखना है इसका। देखिए आठवां क्वेश्चन है, औषधि जो मूत्र के आयतन को बढ़ाने का कार्य करती है, क्या बोलेंगे उसको, औषधि जो मूत्र के आयतन को बढ़ाने का काम करती है, बताइए। देखिए कार्मिनेटिव तो होगा नहीं, ठीक है, इसको कट कर दीजिए। एंटीसेप्टिक भी नहीं होगा, है ना,
अब बताइए इनमें से होगा या तो डायूरेटिक होगा या एंटी डायूरेटिक होगा। तो 8वें का आंसर बताइए। देखिए डायूरेटिक का मतलब क्या होता है, डायूरेटिक का मतलब होता है ऐसी औषधियाँ जो मूत्र के स्राव को बढ़ाती हैं, ठीक है, मूत्र के सीक्रेशन को बढ़ाती हैं, उनको तो बोलते हैं हम डायूरेटिक। और एंटी डायूरेटिक जो मूत्र के निकास को कम करवाती हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डायूरेटिक, यानी कि मूत्र के आयतन को बढ़ाने वाली कौन सी हो जाएंगी, डायूरेटिक हो जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए नवा क्वेश्चन है, निम्न में से डायूरेटिक का उदाहरण है। डायूरेटिक, देखिए डायूरेटिक का सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो हो जाएगा फुरेसिमाइड। क्या हो जाएगा, फुरेसिमाइड। और इसका उदाहरण मैनिटोल भी है और स्पाइरोलैक्टोन भी है। तो राइट आंसर जाएगा अपना डी, ठीक है, ध्यान रखना है। और देखो जो फुरेसिमाइड है ना, ये सबसे ज़्यादा काम लिया जाता है और फील्ड में जो इंजेक्शन आता है रिमोट वेट, ठीक है, उसमें काम लिया जाता है। इनको कहाँ काम लेते हैं, जब भी कोई तरल सूजन होती है ना, एडेमा का केस होता है, उसमें काम में लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जानवर के शरीर से मल की निकासी के लिए कौन सी औषधि काम में लेते हैं। मल की निकासी करनी है तो देखो लग्जेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, परगेटिव भी ले सकते हैं, कैथरेटिक्स भी ले सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। लग्जेटिव होती हैं वो मल को चिकना करके बाहर निकालती हैं, ठीक है, ये थोड़ी मल की निकासी को तेज़ कर देती हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती हैं आंतों में संकुचन करके, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी स्पीड कम होती है, इनकी ज़्यादा होती है और इनकी सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए यानी कि लग्जेटिव औषधि का अगर हम डोज बढ़ा देंगे ना तो वो परगेटिव की तरह कार्य करेगी, और जब परगेटिव औषधि का डोज बढ़ा देंगे हम तो वो कैथरेटिक्स की तरह कार्य करेगी, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए, गेहूं का चोकर, गुनगुना पानी एवं खीस का कार्य है। गेहूं का जो चोकर होता है ना, ब्रान, ठीक है, और गुनगुना पानी, आप सभी जानते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में पीते हैं ना गुनगुना पानी, क्यों पीते हैं सबको पता है, ठीक है। खीस होता है जो प्रथम मल होता है ना, म्यूकोनियम, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये सभी कार्य हो जाएंगे किसके, लग्जेटिव के, ठीक है, किसके हो जाएंगे, लग्जेटिव के। आंसर अपना बी हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन, आमाशय की अम्लीयता को कम करने वाली औषधियाँ कहलाती हैं। आमाशय की अम्लीयता को कम करने वाली औषधियों को क्या बोलते हैं बताइए, उनको बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं, तो वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो रुक सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा ना। देखिए 13वां क्वेश्चन है, औषधि जो गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाने का कार्य करती है, बताइए। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये LSA एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, LSA एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि औषधि जो गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाने का कार्य करती है उनको क्या बोलते हैं, इक्बोलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्बोलिक्स बोलते हैं। और देख लेना इसमें से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कि फार्माकोलॉजी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जब यार इंपॉर्टेंट है तो टाइम तो बनता है ना, है, टाइम तो मांगता है। तो देखिए 14वां क्वेश्चन, दूध के स्राव को बढ़ाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं। क्या बोलेंगे उनको, गैलेक्टोगोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, ठीक है, गैलेक्टोगोग बोलेंगे। क्या देते हैं इसमें दूध के स्राव को बढ़ाने के लिए, सबसे अच्छा दे सकते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेशाब को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। पेशाब को अम्लीय बनाने का कार्य कौन करेगा, एस्कॉर्बिक एसिड, बोले तो विटामिन सी, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर भी बोलते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, यूरिनरी एसिडिफायर, यानी कि ऐसी औषधियाँ जो यूरिनरी एसिडिफायर की तरह कार्य करती हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड ये तुम्हारा एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम एसिड फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी औषधि रक्त का थक्का जमने से रोकती है, बताइए, बताइए ऐसी कौन सी औषधि है जिनमें रक्त का थक्का जमने से रोकती है। देखिए हेपेरिन, आप सभी जानते हैं हेपेरिन क्या है, हेपेरिन ब्लड में पाया जाने वाला नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, जो किससे स्रावित होता है, बेसोफिल और हिस्टामिन से स्रावित होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। EDTA बोले तो एथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, इसको भी हम क्या काम में लेते हैं, रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। सोडियम साइट्रेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय काम में लेते हैं इसको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, इन सभी को काम में लेते हैं, ठीक है। देखिए
17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्लड कोगुलेंट की तरह कार्य करता है? बताओ जल्दी। ब्लड कोगुलेंट का मतलब जो रक्त का थक्का जमाता है। तो देखिए, विटामिन के, आप सभी जानते हैं विटामिन के को क्या बोलते हैं? एंटी हीमोरेजिक फैक्टर बोलते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। थ्रोम्बिन बिल्कुल होता है, और फाइब्रिनोजन भी होता है। ठीक है, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन ये क्या है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं। तो आंसर क्या जाएगा इसका? आंसर जाएगा डी। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी औषधि, निम्न में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है? बताओ। वसा में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन ए, डी, ई और के हो जाएगा। ठीक है, आंसर अपना ए हो जाएगा। देखिए 19वां क्वेश्चन है, बाह्य परजीवी यानी कि एक्टो पैरासाइट एवं अंत्य परजीवी यानी कि एंडो पैरासाइट के खिलाफ कार्य करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए बताइए। जो बाह्य परजीवी और अंत्य परजीवी दोनों के खिलाफ कार्य करती है, तो वो हो जाएगी आइवरमेक्टिन। क्या हो जाएगी? आइवरमेक्टिन। और ध्यान रखना कि जो आइवरमेक्टिन होती है ना, आइवरमेक्टिन होती है वो शरीर के बाहर तो यानी कि त्वचा पर तो ये सब के खिलाफ कार्य करती है, चाहे जू, चिचड़े, माइट्स कुछ भी हो, सबके खिलाफ कार्य करती है। लेकिन अंदर, शरीर के अंदर ये गोल कृमि के खिलाफ ही कार्य करती है, बस इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त वाहिनियों को संकुचित करने का कार्य करता है। रक्त वाहिनियों को संकुचित, और रक्त वाहिनियों में संकुचन होता है उसको क्या बोलते हैं? वैसो कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए, वैसोप्रेसिन, एपिनेफ्रिन और कैफिन, ये सभी उदाहरण किसके हो जाएंगे? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के हो जाएंगे, यानी कि रक्त वाहिनियों को संकुचन करते हैं। और जब रक्त वाहिनियों में संकुचन होगा तो क्या होगा भैया? बताओ। बीपी बढ़ेगा। क्या होगा? बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर। तो बढ़ा लो ब्लड प्रेशर को यार। देखिए 21वां क्वेश्चन, रक्त वाहिनियों को फैलाने का कार्य करता है। रक्त वाहिनियों को फैलाने का, और जो रक्त वाहिनियों को फैलाने का कार्य करती है उनको क्या बोलते हैं? वैसो डायलेटर। वैसो का मतलब वाहिनी, रक्त वाहिनी, और डायलेटर का मतलब फैलाना। तो कौन सी औषधि हो जाएंगी बताओ? हाँ, हो जाएंगी नेफ्डिपाइन और कैप्टोप्रिल हो जाएगी। ठीक है, कैप्टोप्रिल हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या काम करता है? अरे गर्भाशय में संकुचन करवाता है। ठीक है, देखिए 22वां क्वेश्चन, और इसको कहाँ काम लेते हैं? मिल्क लेट डाउन में, लेकिन ये बैन है आजकल तो इसमें काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए 22वां क्वेश्चन, खुराक की मात्रा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मात्रा का अध्ययन, जब मात्रा का अध्ययन आ जाता है ना तो लगा दो मेट्रोलॉजी। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेट्रोलॉजी। और पोसोलॉजी किसको बोलते हैं? पोसोलॉजी बोलते हैं खुराक की मात्रा का अध्ययन। ठीक है, पोसोलॉजी किसको बोलेंगे? खुराक की मात्रा का अध्ययन। और मेट्रोलॉजी किसको बोलेंगे? माप तोल का अध्ययन। और टॉक्सिकोलॉजी किसको बोलेंगे? यानी कि विषाक्त पदार्थ होते हैं। ठीक है, विषाक्त पदार्थ और उनकी विषाक्तता का अध्ययन करना क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। तो फार्माकोग्नोसी क्या होता है? फार्माकोग्नोसी का मतलब होता है, औषधि होती है ना, औषधि के सोर्स का अध्ययन करना, स्रोत का अध्ययन करना है कि औषधि कहाँ से प्राप्त हो रही है। जैसे हम बात करें, जैसे हम पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होती है। तो पेनिसिलियम नोटेटम क्या हो गया? उसका स्रोत हो गया। तो इन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ठीक है, तो औषधि की खुराक की मात्रा का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पोसोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या बन जाएगा अपना? ए हो जाएगा। चलिए देखिए 23वां क्वेश्चन, औषधियों के द्वारा शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, LAC एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, औषधियों के द्वारा शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, जब जिंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए एक तो टर्म है फार्मेको डायनेमिक्स और एक है फार्मेको काइनेटिक्स। ठीक है, ये तो है नहीं है, इनको तो हटाओ। अब देखिए फार्मेको डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। फार्मेको डायनेमिक्स का मतलब होता है यानी कि डायनेमिक यानी कि ड्रग, ड्रग यानी औषधि, यानी कि औषधि के द्वारा जानवर के शरीर पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? फार्मेको डायनेमिक्स कहलाता है। फिर समझ लीजिए एक बार, फार्मेको डायनेमिक्स का मतलब है कि औषधि के द्वारा, यानी कि जो दवाई दे रहे हैं हम ना, दवाई ले रहे हैं, वो दवाई शरीर पर क्या काम करती है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? फार्मेको डायनेमिक्स कहलाता है। जैसे हम बात करें, कोई गोली ले रहे हैं, ठीक है, डिक्लोफेनेक या पैरासीटामोल, कोई भी गोली ले रहे हैं, तो वो क्या काम करेगी? अरे भाई दर्द को ख़त्म करेगी, सूजन को ख़त्म करेगी, बुखार को ख़त्म करेगी। अब ये काम कर कौन रहा है?
अरे वो गोली तो कर रही है, दवाई कर रही है ना, तो दवाई किस पर कर रही है? शरीर पर। तो दवाई के द्वारा या औषधि के द्वारा शरीर पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। अब इसको समझिए, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है, यानी कि जो शरीर होता है ना, शरीर, वो औषधि के साथ क्या करता है, औषधि के साथ क्या करता है, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। जैसे जैसे दवाई गोली लेने के बाद, ठीक है, जैसे कोई भी टेबलेट ली, तो टेबलेट का क्या होगा? पहले अवशोषण होगा। अवशोषण का मतलब होता है, ठीक है, आंतों से ब्लड में जाना, ठीक है, अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद क्या होगा? उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि वितरण होगा। वितरण होने के बाद क्या होगा? उसका उपापचय होगा। उपापचय के बाद उसका उत्सर्जन होगा। तो ये सब काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? अरे शरीर ही तो कर रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि शरीर के द्वारा, ठीक है, औषधि पर किया गया कार्य, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो भैया ध्यान रखना। डायनेमिक्स का मतलब है यानी कि ड्रग, यानी कि औषधि के द्वारा जानवर के शरीर पर किया गया कार्य। और काइनेटिक्स का मतलब है यानी कि शरीर औषधि के साथ क्या करता है, जैसे कि अवशोषण, ठीक है, पाचन, अवशोषण, वितरण और उत्सर्जन। तो ये हो जाएगा फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? देख लीजिए, ये बोल रहा है औषधियों के द्वारा शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव किसका पड़ रहा है? औषधि का। किस पर? शरीर पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? फार्माकोडायनेमिक्स हो जाएगा। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई बुराई नहीं है। देखिए 24वां क्वेश्चन है, प्राणी शरीर द्वारा औषधि पर किया गया कार्य। वही बात आ गई, जैसे कि अवशोषण, वितरण, उपापचय एवं उत्सर्जन क्या कहलाता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, यानी कि प्राणी शरीर के द्वारा औषधि पर कार्य की बात हो रही है, औषधि पर, ना कि औषधि के द्वारा शरीर पर। औषधि पर किया गया कार्य, अब ये जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। किस पर कर रहा है? औषधि पर। जब शरीर औषधि पर कार्य करता है तो उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, आंसर अपना बी हो जाएगा। चलिए 25वां क्वेश्चन देखिए, औषधियों के स्रोतों का अध्ययन कहलाता है। अभी हमने बताया था कि स्रोतों का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ठीक है, औषधि को कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं हम, तो वो हो गया उसका स्रोत, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? फार्माकोग्नोसी कहलाता है। चलिए 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, औषधि निर्माण में प्रयुक्त भार एवं मापन, ठीक है, वेट एंड मेजर्स का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी कहलाता है। चलिए देखिए 27वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन ब्रोंकोडायलेटर की तरह कार्य करता है? देखिए समझिए, ब्रोंका का मतलब क्या होता है? ब्रोंको का मतलब होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जानते होंगे, श्वसन नल का होती है ना, श्वसन तंत्र के पार्ट है ब्रोंकाई, ठीक है। और डायलेटर का मतलब होता है फैलाना, फैलाव। तो ब्रोंकाई को फैलाने वाली औषधि की तरह कौन कार्य करता है भाई? देखिए, अमीनोफाइलिन करती है, बिल्कुल करती है। थियोफाइलिन करती है, ठीक है। साल्बुटामोल आती है, वो भी करती है, लेकिन इसमें नहीं है। ऑक्सीटोसिन नहीं करती। आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ए और बी दोनों करती हैं। ठीक है, देखिए इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना है, अगर कुछ नहीं रख पाए तो साल्बुटामोल तो जरूर ध्यान रखना है। अस्थमा के जो मरीज होते हैं ना, उनको देते हैं ना इनहेलर के तौर पर। अरे जो इनहेलर आता है ना ओक्का, उसमें साल्बुटामोल आता है। साल्बुटामोल क्या करता है, यानी कि जो ब्रोंकाई होती है ना उनको फैला देता है और सांस लेने में आसानी हो जाती है, ऑक्सीजन लंग्स के लिए पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। ठीक है, देखिए 28वां क्वेश्चन, दर्द रहित मौत क्या कहलाती है? यूथेनेसिया कहलाती है। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सेडेशन क्या होता है? सेडेशन का मतलब होता है यानी कि जानवर की उत्तेजना को जो शांत करने वाली जो औषधि होती है ना, उत्तेजना को, चाहे कोई भी हो, ठीक है, उत्तेजना को शांत करने वाली औषधि होती है, उनको बोलते हैं सेडेटिव ड्रग। सेडेटिव ड्रग का जो प्रभाव होता है उसको बोलते हैं सेडेशन। ठीक है, अब देखिए हिप्नोसिस का मतलब क्या होता है? अर्ध निद्रा दिलाने वाली औषधियाँ, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? हिप्नोसिस। एक होता है नार्कोसिस। नार्कोसिस का मतलब होता है चिर निद्रा, गहरी नींद की स्थिति में पहुंचाने वाली जो औषधि होती हैं उनको बोलते हैं नार्कोटिक ड्रग, और उनका जो प्रभाव होता है उसको क्या बोलते हैं? नार्कोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर तो अपना इसका यही रहेगा, दर्द रहित मौत क्या कहलाती है? यूथेनेसिया कहलाती है। तो आप बता सकते हैं कि यूथेनेसिया के तौर पर क्या काम लेते हैं? देखिए इंजेक्शन काम लेते हैं, तो पेंटोबार्बिटल, ठीक है, थियोपेंटोन भी काम में ले लेते हैं, और मैग्नीशियम सल्फेट का IV घोल भी दे दें तो भी यूथेनेसिया की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए 29वां क्वेश्चन देखिए, उत्तेजित जानवर को शांत करने एवं जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए काम में ली जाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं?
उत्तेजित जानवर को शांत करने, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था कि उत्तेजना को शांत करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं? सेडेशन कहलाती कि नहीं कहलाती? कहलाती है ना? बताओ, अरे बताओ भैया बताओ, जल्दी बताओ। पकड़ने के लिए, जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए काम ली जाने वाली क्या कहलाएंगी? ट्रैंकुलाइजर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ट्रैंकुलाइजर, ठीक है। 30वां क्वेश्चन देखो, जानवर के पूरे शरीर को निश्चेतन करने वाली औषधियाँ, पूरे शरीर की बात हो रही हैं। जब पूरे शरीर की बात होंगी तो आ जाएगा अपना जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है? जो CNS बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके पूरे शरीर की संवेदनाओं को ब्लॉक कर देता है, उसको बोलते हैं जनरल एनेस्थेटिक, ठीक है। आंसर अपना ए हो जाएगा। चलिए 30वां क्वेश्चन है, कोडीन सल्फेट है। क्या है कोडीन सल्फेट? दवाई है, सबको पता है। किस में काम में लेते हैं इसको? कोडीन सल्फेट को काम में लेते हैं एंटी टसिव के तौर पर, ठीक है। एंटी टसिव। अब एंटी टसिव क्या होता है? देखिए एंटी टसिव का मतलब होता है ऐसी औषधियाँ जो कफ होता है ना, कफ कोग, ठीक है, उसके निर्माण को रोक देती हैं। क्या बोलते हैं उनको? एंटी टसिव बोलते हैं। उनका निर्माण नहीं होने देती हैं। एक होती है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट वे औषधियाँ होती हैं जो कफ की निकासी करवाती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। और ये कफ की निकासी को कम करती हैं, इनको बोलते हैं एंटी टसिव, ठीक है। चलिए देखिए 32वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन इकबोलिक की तरह कार्य करता है? इकबोलिक, इकबोलिक क्या होता है? इकबोलिक का मतलब होता है जो गर्भाशय की चिकनी मांसपेशी होती है उनमें संकुचन कराने वाली औषधि। तो ऑक्सीटोसिन तो करवाती है, बिल्कुल सही है। PGF2 अल्फा भी करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये एर्गोमेट्राइन भी करवाता है, ठीक है। आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 33वां क्वेश्चन देखिए, नक्सीर का उपचार एपिस्टेटिस क्या होता है? नाक से खून आना क्या कहलाता है? नक्सीर कहलाता है। क्या देंगे उपचार में? ठंडा पानी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, दे सकते हैं क्या? अरे दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी मांसपेशियों में संकुचन करवाता है। कैल्शियम लेक्टेट दे सकते हैं, इसको भी दे दो, ठीक है। आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए 34वां क्वेश्चन, एर्गोमेट्राइन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? एर्गोमेट्राइन औषधि होती है वो किससे प्राप्त होती है? कैनेबिस सैटाइवा। किसका नाम है बताओ? ये कैनेबिस सैटाइवा। इससे तो नहीं होती है ना। नक्सबोम का, इससे भी नहीं होती। एट्रोपा बेलाडोना, इससे तो एट्रोपिन सल्फेट प्राप्त होता है, ठीक है। आंसर क्या जाएगा? क्लेविसेप्स परपुरिया, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। देखिए 35वां क्वेश्चन है, लार के स्राव को बढ़ाने वाली औषधियाँ कहलाती हैं। लार के स्राव को बढ़ाने वाली औषधियों को क्या बोलते हैं? साइलोगोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलोगोग। और लार के स्राव को कम करने वाली औषधि एंटी साइलोगोग हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखिए औषधियों की क्षमता का सही आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सेडेटिव। सेडेटिव क्या करता है? जानवर की उत्तेजना को शांत करता है। उसके बाद आएगा हिप्नोटिक। हिप्नोटिक क्या करता है? सामान्य नींद दिलाता है। उसके बाद नारकोटिक। नारकोटिक गहरी नींद दिलाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यही हो जाएगा ये, ठीक है। ये आरोही पूछ रहा है, बढ़ता हुआ क्रम। तो सेडेटिव, सेडेटिव से ज़्यादा प्रभाव हिप्नोटिक का होता है, हिप्नोटिक से ज़्यादा प्रभाव नारकोटिक का होता है, ठीक है। चलिए देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। औषधियों की क्षमता का सही आरोही क्रम है। औषधियों की क्षमता का सही आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो देखिए आप, लग्जेटिव आएगा पहले तो इसमें। अब लग्जेटिव एक तो इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? परगेटिव आएगा। क्या आएगा? परगेटिव। तो देखिए परगेटिव इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये तो हो गया कैंसिल। आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी हो जाएगा। लग्जेटिव, परगेटिव और कैथार्टिक्स। यानी कि लग्जेटिव होती है वो मल को चिकना करके या धीमी गति से बाहर निकालती हैं, ठीक है। इसमें जो पानी की मात्रा होती है वो कम होती है, बहुत कम होती है। परगेटिव ये तेज़ी के साथ निकालती हैं, और जो कैथार्टिक्स होती हैं वो हाथों में संकुचन करके बहुत तेज़ी गति से निकालती हैं। तो लग्जेटिव का प्रभाव, ठीक है, लग्जेटिव की जब डोज बढ़ा देंगे तो परगेटिव की तरह कार्य करेगी, और परगेटिव का जब डोज बढ़ा देंगे तो कैथार्टिक्स की तरह काम करेगी, और कैथार्टिक्स का डोज बढ़ा देंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी है अपना। देखिए देखिए दोस्तों 38वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 38वां क्वेश्चन ये कह रहा है,
रक्त निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने वाली एवं रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने वाली औषधियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बताओ? अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते होंगे जनरली जब खून की कमी आ जाती है, ब्लड की कमी आ जाती है तो क्या लेते हैं? कैप्सूल लेते हैं या सिरप लेते हैं। और एक सिरप चलती है डेक्सोरेंज, आती है ना, जानते होंगे आप। डेक्सोरेंज पर लिखा आता है हिमेटेनिक, आता कि नहीं आता। और हिमेटेनिक वे औषधियाँ होती हैं जो रक्त में आरबीसी की मात्रा को बढ़ाएंगी या हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाएंगी या ब्लड की मात्रा को बढ़ाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? हिमेटेनिक्स बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39वां क्वेश्चन देखिए। आमाशय में पाचक रस के स्राव को बढ़ाकर भूख बढ़ाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं? पहले तो पाचक रस का सीक्रेशन होगा तब क्या बढ़ेगी? भूख बढ़ेगी। और जो ऐसी औषधियाँ होती हैं उनको बोलते हैं स्टोमिक्स। क्या बोलते हैं? स्टोमिक्स बोलते हैं। इनको देख लेते हैं। एमेटिक क्या होती हैं? उल्टी कराने वाली औषधियाँ। एंटासिड आमाशय की अम्लीयता को कम करने वाली औषधियाँ। और डायूरेटिक यूरिन के सीक्रेशन को बढ़ाने वाली औषधियाँ। ठीक है, चलिए 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कामोत्तेजना को बढ़ाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं? कामोत्तेजना बोले तो सेक्सुअल डिजायर, लिबिडो, उसको बढ़ाने वाली औषधियाँ होती हैं, उनको क्या बोलते हैं बताओ? एंटीजाइमोटिक नहीं होगा। ठीक है, स्टोमिक्स नहीं होगा, तो क्या होगा आंसर बताओ? एफ्रोडीसिएक। क्या होगा? एफ्रोडाइसिएक हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। और कामोत्तेजना को कम करने वाली औषधियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एन एफ्रोडिएसिक बोलते हैं। ठीक है, देखिए 41वां क्वेश्चन। निम्न में यूरिनरी एसिडिफायर का उदाहरण नहीं है। यूरिनरी एसिडिफायर का मतलब क्या है? यूरिनरी एसिडिफायर का मतलब होता है जो यूरिन की अम्लीयता को बढ़ाती हैं। एसिडिफायर यानी कि अम्लीयता को बढ़ाने वाली औषधियाँ। तो विटामिन सी बढ़ाती है, बढ़ाती है। अमोनियम क्लोराइड, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है किसका? यूरिनरी एसिडिफायर का। और मिथियोनिन, ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? खाने का सोडा। देखिए खाने का सोडा होता है वो क्षार होता है। अब जो क्षार है तो बताइए वो अम्ल की मात्रा को बढ़ाएगा या घटाएगा? नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो 41वें का आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। आप इनको कट करके कीजिए यार, सही हो जाएंगे, बहुत नॉर्मल हैं। ठीक है, 42वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से हिमेटेनिक का उदाहरण नहीं है। अभी आया था हिमेटेनिक, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाती हैं। देखिए फोलिक एसिड इसका उदाहरण हो जाएगा, विटामिन बी बार हो जाएगा और आयरन हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों है ना, ये रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाते हैं। जबकि विटामिन के होता है ये हीमोग्लोबिन की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। ये हिमेटेनिक का उदाहरण नहीं है। ये क्या काम करता है? रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, चलिए 43वां क्वेश्चन। एलर्जी के प्रभाव को रोकने वाली औषधियाँ कहलाती हैं। क्या बोलते हैं उनको? जो एलर्जी के प्रभाव को रोकती हैं। हिमेटेनिक्स नहीं होगा, एस्टिंजेंट ये भी नहीं होगा, और एनहाइड्रोटिक्स भी नहीं होगा। तो आंसर क्या जाएगा? एंटी हिस्टामिनिक्स। देखिए हिस्टामिन आपने नाम सुना होगा। हिस्टामिन किससे स्रावित होता है? हिस्टामिन स्रावित होता है मस्ट सेल्स या बेसोफेल से स्रावित होता है। ठीक है, तो हिस्टामिन क्या करता है? एलर्जी को बढ़ाता है शरीर में। किसको? एलर्जी को। तो एलर्जी को बढ़ाएगा तो एलर्जी के खिलाफ कार्य करने वाली औषधियाँ क्या कहलाएंगी? एंटी एलर्जी कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी? कहलाएंगी। ठीक है, इसके उदाहरण आगे आएंगे जब देखेंगे। देखिए 44वां क्वेश्चन। हृदय को मजबूती प्रदान करके रक्त संचार को नियमित करने वाली औषधियाँ कहलाती हैं। हृदय, हृदय किस में आ रहा है? पहले तो इसमें देखो, एक तो इसमें आ रहा कार्डियक डिप्रेसेंट, डिप्रेस कर रहा है ये तो। बेसोडाइलेटर होगा नहीं, बेसोकॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं। आंसर क्या जाएगा? कार्डियोटोनिक्स। ठीक है, कार्डियोटोनिक्स। कार्डियोटोनिक्स क्या होती हैं? जो हृदय को मजबूती प्रदान करती हैं और रक्त संचार को नियमित करती हैं। क्या वो कहलाती हैं? कार्डियोटोनिक्स। उदाहरण डाइजॉक्सिन हो जाएगा, है ना, डिजिटॉक्सिन हो जाएगा। औषध निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कच्ची सामग्री, देखिए मेटेरिया मेडिका बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? मेटेरिया मेडिका। मेटेरिया का मतलब होता है मेटेरियल, मेटेरियल यानी सामग्री। मेडिका का मतलब मेडिकल, तो चिकित्सा सामग्री, और वो कैसी? कच्ची सामग्री। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों 46वां क्वेश्चन है। उल्टी को रोकने वाली औषधि, उल्टी को रोकने वाली औषधि को क्या बोलते हैं? हम एंटी इमेटिक बोलते हैं। और एंटी इमेटिक में क्या हो जाएगी? देखो ऑक्सीटोसिन का कोई मतलब नहीं है इससे, फ्लोनेक्सिन का भी नहीं है। आंसर जाएगा एपोमोर्फिन। क्या जाएगा? एपोमोर्फिन, यानी कि मेटोक्लोप्रामाइड है ना, इसको हम काम में नहीं लेते हैं। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा 46वें का मेटोक्लोप्रामाइड। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? ये बात कर रहा है किसकी? उल्टी को रोकने की बात कर रहा है। ठीक है, इसको हम उल्टी कराने का काम लेते हैं। उल्टी को रोकने की बात हो रही है तब क्या काम लेंगे?
मेटोक्लोप्रेमाइड काम में लेते हैं। ठीक है, हो जाती है गलती, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 47वां क्वेश्चन, औषध शास्त्र का उपयोग करके रोगों का उपचार करना क्या कहलाता है? औषध शास्त्र का उपयोग करके उसको बोले, देखिए उपचार को बोलते हैं थेरेपेटिक्स। क्या बोलते हैं? थेरेपेटिक्स बोलते हैं, थेरेपेटिक्स। इसको हम फार्माकोथेरेपेटिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी किसको बोलते हैं? रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बीमारियों का उपचार करना। मेट्रोलॉजी, मापतोल का अध्ययन करना। हेलियोथेरेपी का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके नहीं बीमारियों का उपचार करना। ठीक है, उसको बोलते हैं हेलियोथेरेपी। देखिए 48वां क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बीमारियों का उपचार करना क्या कहलाता है? तो वही हेलियोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, जैसे समझिए इसको, जैसे मान के चलिए किसी में विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम की कमी है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो किस में बदलता है? विटामिन डी में बदलता है। और शरीर में जब विटामिन डी होगी ना, तभी कैल्शियम का क्या होगा? अवशोषण होगा, अन्यथा कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। तो यह समझने योग्य बात है भाई, समझना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेलियोथेरेपी, जिसमें सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। 49वां क्वेश्चन है यूरिनरी एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। एंटीसेप्टिक आप सभी जानते हैं। ठीक है, सजीव सतह को निसंक्रमित करने वाली औषधियाँ, और हम बात किस कर रहे हैं? यूरिन की। तो यूरिनरी जो मार्ग होता है, या इसको बोल सकते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम में लेते हैं किसको? यूरिनरी एंटीसेप्टिक को। तो उदाहरण हो जाएंगे इसके भैया, देखो सभी हो जाएंगे ये, नेलिडिक्जिक एसिड, हेक्सामिन, नाइट्रोफुरेंटिन। ठीक है, 49वें का आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा डी। देखिए 50वां क्वेश्चन, निम्न में एंटीकोगुलेंट का उदाहरण नहीं है। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। तो हेपेरिन, तो देखिए समझिए इसको, एंटीकोगुलेंट का उदाहरण नहीं है, एंटीकोगुलेंट का उदाहरण नहीं है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा विटामिन के। देखिए समझिए, हेपेरिन होता है वो रक्त का थक्का जमाता है, जमने से रोकता है। ईडीटीए होता है वो भी जमने से रोकता है, और सोडियम साइट्रेट होता है वो भी रक्त का थक्का जमने से रोकता है। जबकि विटामिन के होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो आंसर अपना बी हो जाएगा। चलिए देखिए 51वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि जानवर की बेचैनी, डर, तनाव आदि को कम करने वाली औषधियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ट्रैंकुलाइजर कहलाती हैं। क्या बोलते हैं उनको? ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं। ठीक है, और देखिए ट्रैंकुलाइजर कब काम में लेते हैं? और एक जो जंगली जानवर होते हैं ना, उनको पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजर करते हैं। तो आईएम मार्ग काम में लेते हैं, उसमें इंट्रा मस्कुलर। ठीक है, डार्टिंग गन के द्वारा। 52वां क्वेश्चन देखिए, कफ निर्माण की प्रक्रिया को कम या बंद करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं? कफ निर्माण की प्रक्रिया को कम करने वाली, तो बताओ उनको बोलेंगे एंटीटसिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटीटसिव बोलेंगे। ठीक है, जो कफ निर्माण की प्रक्रिया को बंद करती हैं। आंसर बी हो जाएगा। देखिए 53वां क्वेश्चन, पसीने के स्राव को कम करने वाली औषधियाँ कहलाती हैं। पसीने के स्राव को कम करने वाली औषधियाँ, है ना? तो एन हाइड्रोटिक्स बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? एन हाइड्रोटिक्स। हाइड्रो शब्द आता है वो किसके लिए आता है? पानी के लिए आता है ना, ये का मतलब एब्सेंट। तो एन हाइड्रोटिक्स का मतलब हो जाएगा कि ऐसी औषधियाँ जो पसीने के स्राव को कम करती हैं, क्या कहलाती हैं? एन हाइड्रोटिक्स कहलाती हैं। अब हम बात करें कि ऐसी औषधियाँ जो पसीने के स्राव को बढ़ाती हैं, उनको बोलते हैं डाइफोरेटिक्स। ठीक है, 54वां क्वेश्चन देखिए, आँखों की पुतलियों में संकुचन करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं? आँख बात है, देखिए आँख की है पुतली, बात हो रही है संकुचन की। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? मायोटिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मायोटिक्स। मायोटिक्स क्या होता है? ऐसी औषधियाँ जो आँखों की पुतलियों में क्या करवाती हैं? संकुचन करवाती हैं, उनको बोलेंगे मायोटिक्स। और माइडेटिक्स क्या होता है? ऐसी औषधियाँ जो आँखों की जो पुतली होती है उनमें फैलाती हैं या उनको डायलेट करती हैं, उनको क्या बोलेंगे? माइडेटिक्स बोलेंगे। देखिए 55वां क्वेश्चन है, मूत्र मार्ग को संक्रमण रहित करने वाली औषधियाँ कहलाती हैं। मूत्र मार्ग को संक्रमण रहित, और संक्रमण रहित करने वाली होती है उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। और चूँकि कर किसको रही है? मूत्र मार्ग को, तो हो जाएगा यूरिनरी एंटीसेप्टिक। आंसर सी जाएगा। देखिए 56वां क्वेश्चन है, क्रोटोन टिग्लियम के बीज किस प्रकार की औषधि है? क्रोटोन टिग्लियम बोले तो जमाल घोटा। जमाल घोटा तो आप अच्छे से जानते होंगे, है ना? भूल कर भी काम में मत लेना। ठीक है,
ना अपने लिए ना ही दूसरे के लिए। तो इसको लेते हैं हम कैथरेटिक्स किट, ठीक है, यानी कि तेज़ी के साथ में क्या कराती है, मल की निकासी करवाती है। देखिए 57वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानक किताबें जो औषधि मानक का आधिकारिक प्रकाशन होती हैं, ऑफिशियल पब्लिकेशन स्टैंडर्ड, तो वो हो जाएंगी फार्माकोपिया हो जाएंगी, ठीक है। फार्माकोपिया क्या हो, ऐसी किताब होती है, अधिकृत किताब होती है जिसमें औषधि के बारे में संपूर्ण जानकारी दी होती है, उनको बोलते हैं फार्माकोपिया। 58वां क्वेश्चन देखिए, वे बाह्य रासायनिक पदार्थ जो शरीर के लिए पोषक तत्व नहीं होते इन्हें क्या कहा जाता है। अब जो पोषक तत्व नहीं होते इनको क्या बोलेंगे, जीनोबायोटिक्स, ठीक है। जैसे पेस्टिसाइड हो गए, धूल, मिट्टी, कण, जो कुछ भी हैं ये शरीर के लिए पोषक तत्व नहीं है, ठीक है, बाह्य पदार्थ होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, जीनोबायोटिक्स बोलते हैं। देखिए 59वां क्वेश्चन है, सतही प्रोटीन का जमाव करके त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली पर सुरक्षा कवच बनाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं। सतही प्रोटीन का जमाव करके त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली पर सुरक्षा कवच बनाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं एस्टिंजेंट कहलाती हैं। मैं शुरुआत में बता दिया था इसका आंसर, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अब इनको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। डेमोल्सेंट क्या होती हैं, देखिए दोस्तों डेमोल्सेंट का मतलब होता है यानी कि ऐसी औषधियाँ जिनको खाने काम में लेते हैं मूकस मेम्ब्रेन यानी कि श्लेष्मा झिल्ली पर काम में लेते हैं, उनको बोलते हैं डेमोल्सेंट। एक होता है एमोलिएंट होता है, उनको काम में लेते हैं हम त्वचा पर, स्किन पर, ठीक है, स्किन पर काम लेते हैं ताकि त्वचा फटे नहीं, स्किन की सुरक्षा के लिए काम लेते हैं, प्रोटेक्टिव के लिए, ठीक है। तो आंसर अपना ये हो जाएगा और इनको भी हमने जान लिया। कॉस्टिक का मतलब क्या होता है, आगे आएगा क्वेश्चन तब देखेंगे इसको, है ना, जलाना होता है वैसे। देखिए फार्माकोलॉजिकल रूप से निष्क्रिय दवा या यौगिक जो सेवन के बाद शरीर में फार्माकोलॉजिकल रूप से सक्रिय दवा में मेटाबॉलिज्म हो जाती है, क्या कहलाती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजिकल रूप से निष्क्रिय दवा, ठीक है, निष्क्रिय दवा या यौगिक जो सेवन के बाद शरीर में फार्माकोलॉजिकल रूप से सक्रिय दवा में मेटाबोलाइज हो जाती है, वो क्या कहलाती है, ड्रग कहलाती है या प्रोड्रग कहलाती है, जीनोबायोटिक कहलाती है, मेडिसिन कहलाती है। बताओ, सोच के दो इसका आंसर। उसको बोलते हैं प्रो ड्रग, क्या बोलते हैं, प्रो ड्रग बोलते हैं। सही है क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है, प्रो ड्रग। देखिए 61वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी औषधि को भारत सरकार ने पशु चिकित्सा उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, बैन कर दिया है। एसिक्लोफिनेक, बिल्कुल इसको बैन कर दिया है, ठीक है, एसिक्लोफिनेक को बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया पता है, बैन इसलिए कर दिया ताकि इनको जब हम इनको देते हैं ना पशु को, तो पशु की डेथ हो जाती है तो उनको पक्षी खाते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं गिद्ध, जो गिद्ध होता है ना, गिद्ध होता है, गिद्ध खाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है उनमें किडनी फेलियर की समस्या हो जाती है। किडनी फेलियर की समस्या हो जाती है तो पक्षी होते हैं वो निपट जाते हैं, ठीक है। तभी तो उनकी संख्या में क्या है, बहुत ज़्यादा कमी आई है, इसलिए इनको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, ठीक है। आंसर यही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देखो, फार्माकोपियास में शामिल दवाओं को कहा जाता है जबकि अन्य दवाओं को खाली जगह कहा जाता है। समझिए थोड़ा सा, देखिए फार्माकोपियास में शामिल दवा को क्या बोलते हैं हम, ऑफिशियल ड्रग बोलते हैं, ठीक है, जबकि अन्य दवाओं को क्या बोलते हैं हम, नॉन ऑफिशियल ड्रग बोलते हैं। तो 62 में का आंसर हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों 63वां क्वेश्चन है, इंडियन फार्माकोपिया जिसको बोलते हैं शॉर्ट में आईपी, ठीक है, को कौन सा संस्थान प्रकाशित करता है, इंडियन फार्माकोपिया को, बताइए। तो वो हो जाएगा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है। देखिए 64वां क्वेश्चन है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन किस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, और यही है। देखिए 65वां क्वेश्चन है, इंडियन फार्माकोपिया का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, बताओ कब प्रकाशित हुआ था। 1955 में हुआ था, है ना, कब हुआ था, 1955 में। देखिए 66वां क्वेश्चन है, भारत में निर्मित या बेची जाने वाली दवाओं के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त दवा संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है। भारत में निर्मित या बेची जाने वाली दवाओं के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त दवा संग्रह क्या कहलाता है, बताइए। इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्मेसी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये तो नहीं होगा, है ना, इंटरनेशनल फार्माकोपिया ये भी नहीं होगा। इंडियन फार्मेसी हो सकता है, नहीं, इंडियन फार्माकोपिया होगा, ठीक है।
देखिए, प्रथम आधिकारिक ब्रिटिश फार्माकोपिया कब प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 1864 में, है ना। ज़्यादा मतलब नहीं हमको इनसे। देखिए 68वां क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट को भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? एनालेप्टिक्स। क्या बोलते हैं? एनालेप्टिक्स। यानी कि जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट को एनालेप्टिक्स भी कह सकते हैं। आंसर बी हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देखिए, वे औषधियाँ जो श्वसन को प्रेरित या उत्तेजित करती हैं, किसको? श्वसन को, ठीक है। वे औषधियाँ, ये औषधियाँ निश्चेतना, कोमा या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की स्थिति में पुनर्जीवन देने का कार्य करती हैं। उन औषधियों को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उनको? उनको बोलते हैं एनालेप्टिक्स। अच्छे क्वेश्चन है ये। एनालेप्टिक्स तो तुमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। 70वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एनालेप्टिक्स का उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। एक तो देखो डॉक्साप्राम, है ना, बेमिग्रिड, अमीनोफाइलिन, ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण हैं? एनालेप्टिक्स के उदाहरण हैं। तो 70वें का आंसर अपना डी हो जाएगा। देखिए 71वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी औषधियाँ जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र, बोले तो सीएनएस, बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उद्दीपन देकर शरीर की सतर्कता, जागरूकता, जागृति एवं प्रेरणा गतिशीलता को बढ़ाती हैं, क्या बोलते हैं उनको? सेरेब्रल स्टिमुलेंट या कॉर्टिकल स्टिमुलेंट या फाइस्टो स्टिमुलेंट। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? 71वें का आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा, ठीक है। 72वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सेरेब्रल स्टिमुलेंट का उदाहरण है, जो सेरेब्रल को स्टिमुलेट करने का काम करता है, वो क्या हो जाएगा? देखिए कैफीन है ना। कैफीन तो होता है, और आप खुद देखिए जब आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं ना, तब भी स्टिमुलेट होता है, और उसमें क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन। तो बताइए आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा 72वें का डी, ठीक है। तो ये एम्फेटामाइन, एम्पेलेक्स, इन सभी को काम में लेते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए 73वां क्वेश्चन है, निम्न में से परगेटिव का उदाहरण है? अरंडी का तेल है, अलसी का तेल है, जमाल घोटा का तेल, ठीक है, ले लेंगे परगेटिव, परगेटिव के तौर पर, ठीक है। आंसर क्या जाएगा इसका? डी जाएगा फिर तो, ठीक है। जबकि ये जमाल घोटा का जो तेल है ना, ये इसको हम कैथार्टिक्स के तौर पर काम लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या पूछ रहा है। देखिए 74वां क्वेश्चन, निम्न में से कार्मिनेटिव औषधि, कार्मिनेटिव औषधि क्या होती हैं? जो आमाशय से गैस को बाहर निकालती हैं, ठीक है। तो इसमें शरीर जो किचन है ना, किचन किचन के सभी मसाले आ जाएंगे, नमक मिर्च को छोड़ के, जैसे कि लौंग का तेल, इलायची, दालचीनी, धनिया, हींग, ठीक है, सौंठ, अजवाइन, जीरा, सब आ जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी जाएगा, ठीक है। देखिए 75वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से वेजिटेबल एस्टिंजेंट का उदाहरण है। वेजिटेबल, वेजिटेबल में देखिए एक तो कत्था आ जाएगा, टेनिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। टेनिक एसिड और कत्था वेजिटेबल एस्टिंजेंट के उदाहरण है। 75वें का आंसर क्या हो जाएगा? 75वें का आंसर हो जाएगा डी, दोनों। देखिए 76वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से काउंटर इरिटेंट औषधि का उदाहरण है। काउंटर इरिटेंट क्या होता है? देखिए काउंटर इरिटेंट का मतलब होता है ऐसी औषधियाँ जो त्वचा पर पहले तो जलन करती हैं, ठीक है, जलन करके उसके बाद में क्या दिलाती हैं? राहत दिलाने का काम करती हैं, बाद में दर्द सूजन को ख़त्म करती हैं, उनको बोलते हैं काउंटर इरिटेंट, ठीक है। काउंटर का मतलब ख़त्म करने वाली, इरिटेंट का मतलब जलन, तो जलन को ख़त्म करने वाली औषधियाँ, ठीक है। तो देखिए तारपीन एवं यूकेलिप्टस का तेल, ये बिल्कुल सही है। काली मिर्च, लहसुन, प्याज, उपरोक्त सभी नहीं। 76वें का आंसर क्या होगा? 76वें का आंसर होगा डी, इन सभी को काम में ले सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली पूछे तो तारपीन का तेल, यूकेलिप्टस का तेल हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एमोलियंट्स एवं डेमोल्सेंट का उदाहरण है। अच्छा क्वेश्चन, बताइए एमोलियंट्स क्या होते हैं? जिनको स्किन पर काम में लेते हैं, और डेमोल्सेंट जिनको श्लेष्मा झिल्ली पर काम में लेते हैं। तो बताइए, तरल पैराफिन एवं ग्लिसरॉल, यही हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा 77वें का? डी हो जाएगा, ठीक है। जैतून का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, तरल पैराफिन एवं ग्लिसरीन, आंसर इसका डी हो जाएगा, है ना। देखिए 78वां क्वेश्चन, वे पदार्थ जो खाद्य पदार्थों के पाचन को बढ़ावा देते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो खाद्य पदार्थ के पाचन को बढ़ावा देते हैं, क्या बोलते हैं उनको?
उनको बोलते हैं डाइजेस्टिव फर्मेंट्स। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव फर्मेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ तक रुक रहे हो ना, योद्धा हो आप, योद्धा, सच बता रहा हूँ भाई। देखिए, निम्न में से डाइजेस्टिव फर्मेंट्स का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? पेप्सिन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पेनक्रिएटिन भी हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट भी हो जाएगा। आंसर भी अपना डी हो जाएगा। ठीक है, 80वां क्वेश्चन देखिए, बस 20 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद में फिर भूख बढ़ाने वाले पदार्थों को लार के श्रावण को बढ़ाते हैं तथा आमाशय की गतिविधि को बढ़ाते हैं। भूख बढ़ाने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, वो लार के श्रावण को बढ़ाएंगे, लार के श्रावण को बढ़ाएंगे, आमाशय की गतिविधि बढ़ेगी, गतिविधि बढ़ेगी तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। आंसर हो जाएगा वेजिटेबल बिटर्स। ठीक है, देखिए 81वां क्वेश्चन, निम्न में से वेजिटेबल बिटर्स का उदाहरण है? नक्सबोम का, क्वाइसिया या जेनसन? सभी हो जाएंगे ना, आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 82वां क्वेश्चन है, निम्न में से शूटिंग एजेंट का उदाहरण है? शूटिंग एजेंट का उदाहरण बताओ क्या होगा इसका आंसर? एक तो देखो सैकरीन हो जाएगा, हनी भी हो जाएगा, है ना, सुक्रोज भी हो जाएगा, तो आंसर अपना डी हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन, निम्न में से कार्डियक डेप्रेसेंट औषधि का उदाहरण है? कार्डियक डेप्रेसेंट यानी कार्डियक डेप्रेशन का मतलब हृदय की गतिविधि को कम करने वाली औषधि, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या जाएगा इसका? 83 का आंसर जाएगा बी, एकोनाइट। देखिए 84वां क्वेश्चन, निम्न में से कार्डियोटोनिक औषधि का उदाहरण है? कार्डियोटोनिक जो हृदय की गतिशीलता को बढ़ाते हैं। ठीक है, कार्डियोटोनिक में देखो, एक तो डिजिटल दे सकते हैं क्या, बताओ? एकोनाइट और डिजिटल दोनों दे सकते हैं, आंसर बी और सी हो जाएगा। अरे अरे रुको रुको, आंसर हो जाएगा, ये क्यों होगा? ये क्यों होगा भाई? ये तो हम यहाँ काम में ले रहे हैं ना, देखिए ये तो हम खा के काम ले रहे हैं, यानी कार्डियक डेप्रेसेंट के तौर पर एकोनाइट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कार्डियोटोनिक की बात हो रही है, किसकी हो रही है? कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक का मतलब जो हृदय की क्रियाशीलता को बढ़ाती हैं, उन औषधियों को बोलते हैं कार्डियोटोनिक। तो उसमें डिजिटेलिस तो हम ले सकते हैं, और क्या काम ले सकते हैं? शुक्ल भी काम ले सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी। चलिए देखिए 85वां क्वेश्चन है, निम्न में से बेसो कॉन्स्ट्रिक्टर औषधि है? बेसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब है जो रक्त वाहिनियों को संकुचित करती है। तो रक्त वाहिनियों को संकुचित करने के लिए एड्रेनल काम ले सकते हैं और एम्फेटामाइन काम में ले सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 85 का? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 86वां क्वेश्चन है, निम्न में से बेसोडाइलेटर औषधि? बेसोडाइलेटर जो रक्त वाहिनियों को फैलाने का काम करती है? एमाइल नाइट्रेट, बेरापेनिल या नेपडिपाइन? आंसर हो जाएगा डी, सभी को काम में ले सकते हैं। ठीक है, 87वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गोलकृमि के विपरीत काम करने वाली औषधि है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोलकृमि जो राउंड वर्म होते हैं ना, उनके विपरीत कार्य करने वाली औषधि? ऑयल ऑफ चेनोपोडियम, पिप्राजीन एडिपेट, डाई एथाइल कार्बामेजाइन। ठीक है, इन सभी को हम काम में ले सकते हैं, आंसर डी हो जाएगा। 88वां देखिए, फैसियोलोसिस के उपचार में सर्वप्रथम काम में ली गई औषधि कौन सी है बताओ? फैसियोलोसिस में बताइए, नहीं पता है ना, वो लेते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, पिप्राजीन तो एस्केरिसिस में ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर काम लेते हैं, है ना, और टार्टर एमेटिक नेजल ग्रेनुलोम दे सकते हैं। 89वां क्वेश्चन है, ब्लड फ्लूक के विपरीत काम करने वाली औषधि? ब्लड फ्लूक जो ब्लड में पाया जाता है, ब्लड फ्लूक के विपरीत काम करने वाली औषधि कौन सी हो जाएगी? औषधि हो जाएगी टार्टर एमेटिक। और टार्टर एमेटिक कहाँ काम लेते हैं? हम नेजल ग्रेनुलोमा के उपचार में काम लेते हैं। जो नाक होती है ना गाय की, फूलगोभी जैसी रचना हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, स्नोरिंग डिजीज भी बोलते हैं, तो ब्लड में पाया जाता है। और ब्लड के खिलाफ काम कौन करता है? टार्टर एमेटिक करता है। उपचार में क्या देते हैं हम? टार्टर एमेटिक देते हैं। ठीक है, देखिए 90 क्वेश्चन है अपना, टेप वर्म के विपरीत काम करने वाली औषधि? टेप वर्म फीताकृमि होते हैं ना, उनके विपरीत काम करने वाली औषधि कौन सी हो जाएगी?
बताइए जल्दी, आंसर हो जाएगा। देखिए एक तो नक्सबोम का काम लेते हैं, ठीक है, एक डाइक्लोरोफेन काम लेते हैं और एक कमाला काम लेते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए 91वां क्वेश्चन है, गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन तेज करने वाली औषधि। रिपीट क्वेश्चन है, पहले हम बात कर चुके हैं, इसकी बात की थी हमने जो 2018 एलएस एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों में संकुचन तेज करने वाली औषधियों को क्या बोलते हैं? एक्बोलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्बोलिक्स। तो उदाहरण हो जाएंगे, देखिए एक तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इर्गोमेट्रन हो जाएगा और क्लोप्रोस्टेनोल हो जाएगा। तो 91 का आंसर हो जाएगा अपना डी। चलिए देखिए 92वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी औषधि प्रसव के पश्चात रक्तस्राव को रोकने के काम आती है? प्रसव के बाद में, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कौन सी औषधि जो प्रसव के बाद में ब्लीडिंग को रोकने के काम में ले सकते हैं हम? बताइए। वो हो जाएगा एर्गोमेट्राइन, ठीक है, एर्गोमेट्राइन। एर्गोमेट्राइन होती है वो औषधि किससे प्राप्त होती है? क्लेविसेप्स परपुरिया से प्राप्त होती है। सही है क्या ये? देखिए 93वां क्वेश्चन, भैया कारकों को ध्यान से पढ़ो। उम्र, लिंग, शरीर का वजन, पर्यावरण, आवास, बीमारी, औषधि देने का मार्ग। उपरोक्त में से कौन से कारक औषधि की मात्रा को प्रभावित करते हैं? प्रभावित देखो, उम्र करती है, बिल्कुल करती है, लिंग भी करता है, शरीर का वजन भी करता है ना, पर्यावरण नहीं करता, आवास नहीं करता, औषधि देने का मार्ग, औषधि देने का मार्ग नहीं करना चाहिए यार। आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो देखिए प्रभावित करते हैं, कौन कौन से करते हैं उनको छांटिए पहले तो आप। निम्नलिखित कारक को ध्यान से पढ़िए। उपरोक्त में से कौन से कारक औषधि की मात्रा को प्रभावित करते हैं? उम्र करता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 1 2 3, और औषधि देने का मार्ग। तो 53 का आंसर हो जाएगा अपना डी। क्या हो जाएगा? डी। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या करते हैं? औषधि की मात्रा को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा, ठीक है। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तीव्र गंध वाले पदार्थ जिनमें वाष्पशील तेल पाया जाता है तथा ये भूख बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एरोमेटिक्स। चलिए 95वां क्वेश्चन है, औषधियाँ जो रूमिनो रेटिकुलर गतिशीलता को बढ़ाकर रूमिनल स्टेटिस के उपचार में काम में ली जाती हैं उनको बोलते हैं रूमिनोटोरिक्स या एंटी फोमिंग एजेंट या एंटीजाइमोटिक्स या कार्मिनेटिव्स। बताइए। 95 का आंसर हो जाएगा ए, रूमिनोटोरिक्स, रूमिनोटोरिक्स। चलिए देखिए 96वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 96वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से रूमिनोटोरिक ड्रग का उदाहरण है। देखिए तरल पैराफीन। क्या हो जाएगा? तरल पैराफीन रूमन की गतिशीलता को बढ़ाता है, ठीक है, और मल की निकासी करवाता है। 97वां क्वेश्चन है, निम्न में से रूमेनियोटोरिक ड्रग कौन सी हो जाएगी? बताओ। हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर। एक तो नियोस्टिगमाइन हो जाएगी, एक कार्बोकोल हो जाएगी और लिक्विड पैराफीन हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? डी जाएगा। बहुत अच्छे। देखिए अब ये मिलान वाला क्वेश्चन है, इसको मिला लेते हैं। तो देखिए नींद लाए बिना उत्तेजना शांत करना क्या कहलाता है? सेडेटिव, सेडेटिव, ठीक है। अर्ध निद्रा की स्थिति हिप्नोसिस, किधर है? ये रहा हिप्नोसिस। चिर निद्रा की स्थिति नार्कोसिस, किधर है? ये रहा, ठीक है। दर्द रहित मौत यूथेनेसिया। एंटीसेप्टिक पोविडीन आयोडीन, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने जो भी 97 98 क्वेश्चन आंसर थे अपने यहीं पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। आगे बात करेंगे हम अगली वीडियो में।